साथियों नमस्कार। आज का जो हमने टॉपिक पकड़ा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत से ऐसे सैनिक हैं जो परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हो चुके हैं, उनके मेरे पास फ़ोन आते हैं और उनका सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है शेल्टर अपॉइंटमेंट को लेकर के। बहुत से सैनिक जिनकी 15 साल सर्विस नहीं है या 10 साल भी सर्विस नहीं है, उनके अंदर ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि वो शेल्टर अपॉइंटमेंट अनविलिंग करते हैं तो उनको क्या लॉस हो सकता है और क्या बेनिफिट हो सकता है अगर 15 साल से ज़्यादा है तो दोस्तों आज आपकी पूरी कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। एक एक पॉइंट को समझाएंगे कि आप शेल्टर अपॉइंटमेंट विलिंग करें या अनविलिंग करें, किस चीज़ में आपको ज़्यादा बेनिफिट है, किस चीज़ में आपको ज़्यादा लॉस है। दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंच जाए। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हो चुके हैं तो आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट आता है और उस पर आपको विलिंग करना चाहिए या अनविलिंग करना चाहिए। दोस्तों चाहे आपकी 15 साल सर्विस हो या नहीं हो, शेल्टर अपॉइंटमेंट एक अलग मुद्दा है, पेंशन एक अलग मुद्दा है। अब समझना पड़ेगा शेल्टर अपॉइंटमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो क्यों मांगा जाता है। उसका एक प्रमुख कारण है, सेना की जो संस्था है वो चाहती है कि उसकी संस्था में मेडिकली और फिजिकली फिट बंदे रहें। अब जैसे ही आप परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी होते हैं तो एक कॉपी आपकी मेडिकल बोर्ड की आपकी यूनिट में आती है, एक कॉपी आपकी जो कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस है वहां पर पहुंचा दी जाती है, जो आपका मेडिकल अथॉरिटी है उसके द्वारा। अब अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं या डिस्चार्ज हुए हैं तो रिकॉर्ड ऑफिस लेटर देता है कि ये बंदा इतने पीरियड से इतने पीरियड तक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और इस तारीख को डिस्चार्ज हुआ। दोनों का हॉस्पिटल एडमिशन का और डिस्चार्ज का सबसे पहले पार्ट 2 ऑर्डर कराया जाए। उसके बाद ये बंदा टेम्पररी कैटेगरी हुआ या परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हुआ तो इस पर्टिकुलर कैजुअलिटी का भी पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश कराया जाए एलएमसी का। उसके बाद अगर परमानेंट एलएमसी है तो यूनिट को लेटर ये भी दिया जाता है कि ये बंदा परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हो गया है, आप इसका शेल्टर अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट भेजिए। अब उस शेल्टर अपॉइंटमेंट में इंडिविजुअल क्या करेगा, या तो विलिंग करेगा या अनविलिंग करेगा और उसका जो यूनिट कमांडर होगा वो उस शेल्टर अपॉइंटमेंट पर अपनी रिकमेंडेशन देगा कि इस बंदे को सर्विस में रखना है या नहीं रखना है। अब दोस्तों मान लीजिए आपकी 15 साल सर्विस नहीं है और 15 साल सर्विस से पहले आप अनविलिंग कर देते हैं, आपका यूनिट कमांडर भी अनविलिंग कर देता है, आपको सर्विस में रिटेन नहीं करता है और आपका 15 साल से पहले ही डिस्चार्ज ऑर्डर आ जाता है, तो सबसे पहला जो लॉस होगा वो आपको होगा सर्विस पेंशन का। क्योंकि सर्विस पेंशन अर्जित करने के लिए आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए वो 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए। 15 साल से कम है तो आपको सर्विस पेंशन नहीं मिलेगी। अब दूसरा, आपकी डिसेबिलिटी अगर एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस नहीं है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन भी नहीं मिलेगी। डिसेबिलिटी पेंशन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपका जो डिसेबिलिटी है वो या तो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए, तब जाकर के आपको डिसेबिलिटी पेंशन रिकमेंड की जाएगी। दूसरा दोस्तों, शेल्टर अपॉइंटमेंट का जो लिंक है वो डायरेक्टली पेंशन से नहीं है। शेल्टर अपॉइंटमेंट सिर्फ इसलिए दिया जाता है, अब चूंकि आप परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हैं तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा आपके सर्विस कंडीशंस पर लगती है। जैसे कि आपको फील्ड में नहीं भेज सकते, जैसे कि आपको काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशनल एरिया में नहीं भेज सकते। तो जो एक नॉर्मल सैनिक के लिए चीजें लागू होती हैं वो लो मेडिकल कैटेगरी वाले के लिए लागू नहीं होती, तो सर्विस रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लग जाती हैं और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको लेस स्ट्रेस और स्ट्रेन वाली ड्यूटी
परफॉर्म करने के लिए शेल्टर अपॉइंटमेंट दिया जाता है ताकि आपकी मेडिकल कंडीशन में सुधार हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूनिट में अपना जो कंडक्ट है उसको खराब करें। अगर आपका कंडक्ट खराब होगा तो आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ भी किया जा सकता है। अगर आपका जो डिस्चार्ज ऑर्डर है वो 15 साल से पहले डेट आ गई तो सर्विस पेंशन के आप हकदार नहीं होंगे। अब दूसरा, 15 साल से ऊपर सर्विस है तो आपको क्या फायदा है? तो दोस्तों 15 साल से ऊपर सर्विस है या 15 साल की क्वालिफाइंग सर्विस हो चुकी है तो सर्विस पेंशन के आप हकदार हो चुके हैं। उसके बाद रही बात डिसेबिलिटी पेंशन की, तो डिसेबिलिटी पेंशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सबसे पहले यही है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए। उसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन के लिए जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा रिकमेंड की हुई होनी चाहिए। दो चीजें इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक तो परसेंटेज और दूसरा एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस। अब बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जाती, जो लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर। तो ऐसी कई बीमारियां हैं जिसमें आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि वो सीधे सीधे आपकी लाइफस्टाइल डिसीजेस काउंट की जाती हैं। तो हर बीमारी में ये चीजें लागू नहीं होती हैं। अब दूसरा दोस्तों, बहुत से सैनिकों का ये भी सवाल है कि मेरे भी हड्डी में चोट है और मेरे साथ जो पेंशन गया है, मेरे साथ वाला जो पेंशन आउट हुआ है उसके भी हड्डी में चोट थी और दोनों को एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस था, उसको सर्विस एलिमेंट भी मिला, डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिला, तो क्या मुझे भी मिलेगा? ऐसा नहीं है। डिसेबिलिटी पेंशन केस टू केस बेसिस पर निर्भर है। वो जब डिस्चार्ज गया होगा, जब उसका आरएमबी हुआ होगा, उस वक्त जो उसकी मेडिकल कंडीशन होगी, उस मेडिकल कंडीशन के आधार पर ओपिनियन दी गई होगी और उस ओपिनियन के आधार पर मेडिकल बोर्ड भी किया होगा। आप जब डिस्चार्ज जाएंगे, आरएमबी कराएंगे, आरएमबी के टाइम पर आपकी जो मेडिकल कंडीशन होगी उस आधार पर आपकी ओपिनियन दी जाएगी और उस ओपिनियन के आधार पर आपका मेडिकल बोर्ड भी होगा। तो डिसेबिलिटी पेंशन आपका या किसी और का सेम टू सेम बीमारी है तो ऐसा नहीं है कि आपको भी मिलेगी उसको भी मिली थी। ये केस टू केस बेसिस है, डिपेंड करता है कि आपकी डिसेबिलिटी की कंडीशन क्या है, कितनी आपकी डिसेबिलिटी है। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर रख लेना कि उसको भी चोट लगी थी, मुझे भी चोट लगी है और उसको भी मिला तो मेरे को भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, कंडीशंस के आधार पर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।